आज है 2 अप्रैल 2026 दिन गुरुवार। आइए जानते हैं आज दिन भर भारतीय बाजार में क्या हुआ। बाजार बंद होने के बाद किन स्टॉक्स को लेकर बड़ी खबरें आई हैं जिन पर निवेशकों को नजर रखनी चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक जरूर कर दीजिए। आज का दिन शेयर बाजार में पूरी तरह रोलर कोस्टर जैसा रहा, जहां सुबह भारी गिरावट ने डर पैदा किया, लेकिन दिन खत्म होते होते बाजार ने जबरदस्त वापसी कर ली। सेंसेक्स आखिर में 185 अंक चढ़कर 73,320 पर बंद हुआ और निफ्टी 50 भी 34 अंक की बढ़त के साथ 22,713 पर क्लोज हुआ, जो दिखाता है कि बाजार में नीचे से मजबूत खरीदारी आई। सुबह जैसे ही बाजार खुला माहौल काफी नेगेटिव था और सेंसेक्स करीब 1,500 अंक तक टूट गया, जबकि निफ्टी 50 फिसलकर 22,182 तक पहुंच गया। इस गिरावट ने निवेशकों में घबराहट बढ़ा दी और कई लोग तेजी से बिकवाली करने लगे, जिससे दबाव और बढ़ गया। इस गिरावट के पीछे सबसे बड़ा कारण ग्लोबल अनिश्चितता रही। खासकर डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद मिडिल ईस्ट तनाव को लेकर कोई स्पष्टता नहीं मिली। इसका असर दुनिया भर के बाजारों पर पड़ा और भारतीय बाजार भी इससे अछूता नहीं रहा। लेकिन दोपहर होते होते बाजार ने धीरे धीरे संभलना शुरू किया, क्योंकि कई निवेशकों को लगा कि अच्छे शेयर अब सस्ते दाम पर मिल रहे हैं। इसी को वैल्यू बाइंग कहते हैं, यानी जब कीमत गिरती है तो लोग खरीदारी का मौका ढूंढते हैं। जैसे जैसे खरीदारी बढ़ी, बाजार में रिकवरी तेज होती गई और सेंसेक्स अपने दिन के निचले स्तर 71,545 से करीब 1,650 अंक उछल गया। वहीं निफ्टी 50 भी 22,182 से निकलकर 22,700 के अहम स्तर को पार कर गया, जो बाजार के लिए एक मजबूत मनोवैज्ञानिक लेवल माना जाता है। इस पूरी रिकवरी में आईटी और बैंकिंग सेक्टर का सबसे बड़ा योगदान रहा, जहां HCL टेक महिंद्रा, विप्रो और इन्फोसिस जैसे शेयरों में अच्छी तेजी देखने को मिली। बैंकिंग सेक्टर भी मजबूत रहा और निफ्टी बैंक निचले स्तर से 3% से ज्यादा उछलकर 51,549 तक पहुंच गया। हालांकि बाजार की इस तेजी के बीच हर सेक्टर मजबूत नहीं था, क्योंकि मिड कैप शेयरों में दबाव बना रहा। आयशर मोटर्स और सन फार्मा जैसे शेयरों में कमजोरी देखने को मिली, जबकि बॉश में 5% से ज्यादा की तेजी आई। आज की रिकवरी का एक बड़ा कारण मजबूत रुपया भी रहा, जो करीब 2% उछलकर 92.83 प्रति डॉलर तक पहुंच गया। ये मूव इसलिए खास है क्योंकि अगस्त 2013 के बाद पहली बार इतनी बड़ी इंट्राडे रिकवरी देखने को मिली, जो करेंसी मार्केट में हाई वॉलेटिलिटी को दिखाता है। इस तेजी के पीछे RBI की संभावित दखल, शॉर्ट कवरिंग और डॉलर की कमजोरी जैसे फैक्टर्स माने जा रहे हैं, जिससे अचानक रुपया मजबूत हुआ। मजबूत रुपया शेयर बाजार और विदेशी निवेश के लिए पॉजिटिव माना जाता है, लेकिन इतनी तेज चाल के बाद एक्सपर्ट्स सतर्क रहने की सलाह दे रहे हैं, क्योंकि आगे भी उतार चढ़ाव जारी रह सकता है। इसके अलावा टेक्निकल संकेत भी पॉजिटिव रहे, जहां एक्सपर्ट्स मानते हैं कि जब तक निफ्टी 50 22,220 के ऊपर बना रहता है, तब तक बाजार में तेजी का रुख बरकरार रह सकता है। हालांकि आगे की दिशा ग्लोबल संकेतों, खासकर मिडिल ईस्ट तनाव और कच्चे तेल की कीमतों पर निर्भर करेगी। आज गोल्ड मार्केट में बड़ा झटका देखने को मिला, जहां MCX पर गोल्ड फ्यूचर्स करीब 6,004 रुपए गिरकर 1,47,704 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। ये गिरावट 4 दिनों की लगातार तेजी के बाद आई है, जिसका मुख्य कारण मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव और मजबूत होता US डॉलर रहा, जिससे निवेशकों का भरोसा थोड़ा कमजोर पड़ा। इंटरनेशनल मार्केट में भी यही ट्रेंड दिखा, जहां कोमेक्स गोल्ड करीब $194 गिरकर 4,618 डॉलर प्रति आउंस पर आ गया। एक्सपर्ट्स के अनुसार डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयान से डॉलर मजबूत हुआ और साथ ही ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद भी खत्म हो गई, जिससे गोल्ड पर दबाव बना, क्योंकि आमतौर पर जब डॉलर मजबूत होता है तो गोल्ड जैसे निवेश कम आकर्षक हो जाते हैं। मार्केट एक्सपर्ट मेहराबू निरानी का मानना है कि अब निवेशकों को बाजार में पैसा लगाने को लेकर गंभीरता से सोचना चाहिए, क्योंकि कई सेक्टर्स में वैल्यूएशन की जो चिंता थी वो अब काफी हद तक खत्म हो चुकी है और शेयर अब ज्यादा उचित कीमत पर मिल रहे हैं। उन्होंने बाजार की मौजूदा स्थिति को टेस्ट मैच के चौथे या 5वें दिन से तुलना की है, यानी अब खेल अपने आखिरी दौर में है और बड़ी गिरावट का फेज लगभग खत्म होने की ओर है, भले ही थोड़ा उतार चढ़ाव अभी भी बना रहे। उनका साफ कहना है कि यहाँ से बाजार में बहुत बड़ी गिरावट की संभावना कम है। अगर गिरावट आती भी है तो वो लगभग 5% से 10% तक ही सीमित रह सकती है, जिससे ये समझ आता है कि बाजार अपने लो के आसपास ही घूम रहा है।
एक्सपर्ट के मुताबिक इंडस्ट्री के लिए जो भी नकारात्मक फैक्टर्स थे, जैसे महंगाई, ग्रोथ की चिंता या ग्लोबल दबाव, उनका असर पहले ही शेयरों की कीमत में शामिल हो चुका है। इसलिए अब आगे बहुत ज्यादा नेगेटिव सरप्राइज की संभावना कम है। सेक्टर की बात करें तो उन्होंने बताया कि इस समय कुछ शुगर कंपनियां, अपस्ट्रीम ऑयल कंपनियां और चुनिंदा मेटल कंपनियां आकर्षक नजर आ रही हैं, जहां वैल्यूएशन बेहतर हो चुका है और आगे ग्रोथ की संभावना बन रही है। डिफेंस सेक्टर में भी उन्होंने भरोसा जताया है, खास तौर पर BEL जैसी कंपनी पर। ग्लोबल बाजारों में बढ़ते तनाव का असर अब यूरोप पर साफ दिख रहा है, जहां स्टॉक्स यूरोप डेल 600 करीब 1% तक टूट गया और ज्यादातर सेक्टर्स में बिकवाली हावी रही। खास तौर पर टेक सेक्टर में सबसे ज्यादा दबाव देखने को मिला, जहां इंडेक्स करीब 2.8% गिर गया, जो पिछले कई हफ्तों का सबसे कमजोर प्रदर्शन रहा। इस गिरावट के पीछे बड़ा कारण डोनाल्ड ट्रंप का बयान रहा, जिसमें उन्होंने अमेरिका ईरान तनाव के और बढ़ने की बात कही। इस खबर के बाद निवेशकों में डर बढ़ गया, जिससे जर्मनी का डैक्स, फ्रांस, इटली और स्पेन जैसे बड़े बाजारों में भी 1% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली, जबकि FTSE 100 भी दबाव में रहा। इसी बीच कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल ने बाजार की चिंता और बढ़ा दी है, जहां ब्रेंट क्रूड करीब 6% चढ़कर $108 प्रति बैरल तक पहुंच गया। बढ़ती तेल कीमतें महंगाई को बढ़ा सकती हैं, जिससे आगे चलकर बाजार पर और दबाव आ सकता है। आज की खबरों में अगला बड़ा अपडेट CCIL की तरफ से आया है, जहां FX फॉरवर्ड सेगमेंट में 20% का शुरुआती मार्जिन लागू किया गया है। इसका सीधा मतलब ये है कि अब ट्रेडिंग में ज्यादा पैसे ब्लॉक होंगे, ताकि बाजार की ज्यादा उतार चढ़ाव यानी वॉलेटिलिटी को कंट्रोल किया जा सके। दूसरी अहम खबर HBL इंजीनियरिंग से जुड़ी है, जिसे कवच सिस्टम के लिए 180 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। ये सिस्टम रेलवे सेफ्टी से जुड़ा है और इस ऑर्डर से कंपनी की इस सेक्टर में मजबूत पकड़ और भविष्य की ग्रोथ की संभावना दिखाई देती है। तीसरी राहत भरी खबर एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए आई है, जहां सरकार ने RODTEP स्कीम को सितंबर 2026 तक बढ़ा दिया है। आसान भाषा में समझे तो इससे निर्यात करने वाली कंपनियों को टैक्स और ड्यूटी में राहत मिलेगी, जिससे उनकी लागत कम होगी और ग्लोबल मार्केट में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। चौथी बड़ी खबर फिच रेटिंग से आई है, जिसने वेदांता रिसोर्सेज की रेटिंग बढ़ाकर BB- कर दी है और आउटलुक को स्टेबल रखा है। इसका मतलब है कि अब कंपनी की वित्तीय स्थिति पहले से बेहतर मानी जा रही है, जिससे निवेशकों का भरोसा मजबूत हो सकता है। भारतीय एयरटेल को लेकर ब्रोकरेज कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने रेटिंग को ऐड से बढ़ाकर बाय कर दिया है और 2250 रुपए का टारगेट दिया है, जो मौजूदा स्तर से करीब 26% ऊपर है। इससे संकेत मिलता है कि आने वाले समय में शेयर में अच्छी तेजी की उम्मीद की जा रही है। HDFC बैंक में AT1 बॉन्ड मिस सेलिंग मामले को लेकर कार्रवाई तेज हो गई है, जहां 12 और अधिकारियों पर पेनल्टी लगाई गई है। ये मामला ग्राहकों को बिना पूरी जानकारी दिए बॉन्ड बेचने से जुड़ा है। इस कार्रवाई में बैंक के सीनियर अधिकारी भी शामिल हैं, जिससे साफ है कि मैनेजमेंट लेवल पर भी सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। एल्केम लेबोरेटरीज ने अपने उज्जैन प्लांट में निवेश को बढ़ाकर 1036 करोड़ रुपए कर दिया है, जो पहले 533 करोड़ रुपए था। इससे कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग क्षमता और लॉन्ग टर्म ग्रोथ को बड़ा सपोर्ट मिलने की उम्मीद है। ये बढ़ा हुआ निवेश नई टेक्नोलॉजी और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च होगा। HAL के लिए बड़ा पॉजिटिव अपडेट आया है, जहां LCA तेजस मार्क 1A फाइटर जेट अगले हफ्ते से फिर उड़ान भरना शुरू करेगा। कंपनी ने बताया कि ब्रेक सॉफ्टवेयर से जुड़ी तकनीकी समस्या पूरी तरह ठीक कर ली गई है और अब सभी जरूरी मंजूरियां भी मिल चुकी हैं, जिससे प्रोजेक्ट फिर ट्रैक पर आ गया है। इंजन सप्लाई को लेकर भी स्थिति सुधरती दिख रही है, जहां जनरल इलेक्ट्रिक से छठा इंजन तैयार है और इस साल कुल 20 इंजन मिलने की उम्मीद है। HAL के पास अभी 14 विमान तैयार हैं और FY26 के अंत तक 24 डिलीवर करने की योजना है, जिससे डिफेंस ऑर्डर बुक और मजबूत हो सकती है। CSB बैंक ने इस तिमाही में डिपॉजिट और लोन दोनों में मजबूत ग्रोथ दिखाई है, जहां कुल डिपॉजिट 20% बढ़कर 44,246 करोड़ रुपए और एडवांसेस 27% बढ़कर 40,364 करोड़ रुपए हो गए। हालांकि कासा डिपॉजिट में हल्की गिरावट आई है, जो बैंक के सस्ते फंडिंग बेस पर थोड़ा दबाव दिखाती है। TVS वेन्यू ग्रुप ने एक बड़ा अधिग्रहण करते हुए प्रूडेंशियल फाइनेंशियल इंक की सब्सिडरी PGM इंडिया एसेट मैनेजमेंट का 100% हिस्सा खरीदने का फैसला किया है। ये डील पूरी होने के बाद ग्रुप को म्यूचुअल फंड और एसेट मैनेजमेंट बिजनेस में सीधी एंट्री और मजबूत पकड़ मिलेगी। हिंदुस्तान जिंक ने इस तिमाही में अब तक का सबसे ज्यादा मेटल प्रोडक्शन रिकॉर्ड किया है, जहां माइंड और रिफाइंड मेटल दोनों में मजबूत ग्रोथ दिखी। कंपनी का बिजनेस जिंक, लेड और सिल्वर पर आधारित है और लगातार बढ़ता प्रोडक्शन इसके मजबूत ऑपरेशनल प्रदर्शन को दर्शाता है।
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने अपने बिजनेस में स्थिर और मजबूत ग्रोथ दिखाई है, जहां कुल बिजनेस 15% बढ़कर 8.13 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया। लोन और डिपॉजिट दोनों में अच्छी बढ़त के साथ बैंक की बैलेंस शीट मजबूत हुई है। वहीं एनपीए में भी सुधार देखने को मिला है। जम्मू और कश्मीर बैंक ने वित्त वर्ष 2026 में अच्छी ग्रोथ दिखाई है, जहां एडवांसेस 17% बढ़े और कुल बिजनेस करीब 2.9 लाख करोड़ रुपए के पास पहुंच गया। ये संकेत देता है कि बैंक का लोन और डिपॉजिट दोनों सेगमेंट में विस्तार जारी है। इमिरेट्स एनबीडी को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से आरबीएल बैंक लिमिटेड में हिस्सेदारी खरीदने की मंजूरी मिल गई है। इससे ये डील अब पूरा होने के करीब पहुंच गई है और बैंकिंग सेक्टर में एक बड़ा स्ट्रेटेजिक बदलाव देखने को मिल सकता है। सेबी ने शेयर बाजार में एक बड़ा कदम उठाते हुए ओपन मार्केट शेयर बायबैक को फिर से शुरू करने का प्रस्ताव दिया है। इसका मकसद बाजार में लिक्विडिटी बढ़ाना, स्थिरता लाना और निवेशकों को बेहतर भागीदारी का मौका देना है। इमामी लिमिटेड ने अपने हेल्थ और वेलनेस बिजनेस को मजबूत करने के लिए एक्सियम आयुर्वेदा प्राइवेट लिमिटेड में पूरी हिस्सेदारी खरीदने का फैसला किया है। ये डील करीब 200 करोड़ रुपए तक की हो सकती है और इससे कंपनी अपने पोर्टफोलियो को तेजी से विस्तार। साई सिल्क्स कला मंदिर की Q4 परफॉर्मेंस उम्मीद से कमजोर रही, जहां रेवेन्यू सिर्फ 5% बढ़ा, जबकि कंपनी ने 15% ग्रोथ का अनुमान दिया था। इसका मतलब है कि डिमांड या सेल्स में उतनी तेजी नहीं आई जितनी कंपनी को उम्मीद थी, जिससे टारगेट मिस हो गया। पूरे वित्त वर्ष 2026 में भी कंपनी की ग्रोथ 13% ही रही, जो गाइडेंस से कम है, लेकिन पॉजिटिव बात यह है कि कंपनी ने 13 नए स्टोर खोलकर अपना नेटवर्क बढ़ाया है। इससे आगे चलकर सेल्स और ग्रोथ में सुधार की संभावना बनी हुई है, अगर डिमांड बेहतर होती है। इक्विटिस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने Q4 अपडेट में मजबूत लोन ग्रोथ दिखाई है, जहां ग्रॉस एडवांसेस करीब 21.6% बढ़कर 46,183 करोड़ रुपए हो गए हैं। ये दिखाता है कि बैंक की लोन देने की क्षमता और डिमांड दोनों मजबूत बनी हुई हैं। हालांकि डिपॉजिट ग्रोथ सिर्फ करीब 8% रही, जो एडवांसेस के मुकाबले धीमी है। इसका मतलब ये है कि बैंक को आगे चलकर फंडिंग लागत पर दबाव झेलना पड़ सकता है, लेकिन अगर डिपॉजिट ग्रोथ भी सुधरती है तो बैलेंस शीट और मजबूत हो सकती है। मारिको लिमिटेड ने Q4 में मजबूत प्रदर्शन का संकेत दिया है, जहां घरेलू बिजनेस में हाई सिंगल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ और कुल रेवेन्यू में करीब 20% की बढ़त दर्ज हुई है। इससे साफ है कि कंपनी के प्रोडक्ट्स की डिमांड बनी हुई है और ग्रोथ ट्रैक मजबूत है। कंपनी को उम्मीद है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट में डबल डिजिट ग्रोथ जारी रहेगी, खासतौर पर वैल्यू एडेड हेयर ऑयल और फूड सेगमेंट के दम पर। हालांकि कच्चे माल की कुछ लागत बढ़ रही है, लेकिन कोपरा की कीमतों में गिरावट से मार्जिन में सुधार की उम्मीद भी बनी हुई है। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल ने मार्च तिमाही में मजबूत ग्रोथ दिखाई है, जहां डिसबर्समेंट यानी दिए गए लोन में करीब 11% की बढ़त दर्ज हुई और पूरे साल में ये आंकड़ा लगभग 61,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। साथ ही कंपनी के कुल बिजनेस एसेट्स भी बढ़कर 1.33 लाख करोड़ रुपए हो गए हैं, जो दिखाता है कि कंपनी लगातार अपने लोन बुक को बढ़ा रही है। कंपनी की एसेट क्वालिटी में भी सुधार देखने को मिला है, जहां खराब लोन स्टेज 3 का स्तर घटकर करीब 3.4 से 3.5% रह गया है। वहीं कलेक्शन एफिशिएंसी भी 98% तक मजबूत बनी हुई है, जिससे साफ है कि ग्राहक समय पर लोन चुका रहे हैं और कंपनी की फाइनेंशियल स्थिति स्थिर बनी हुई है। धनलक्ष्मी बैंक ने भी अपने बिजनेस में अच्छी ग्रोथ दिखाई है, जहां कुल बिजनेस करीब 20% बढ़कर 33,733 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। डिपॉजिट्स और एडवांसेस दोनों में अच्छी बढ़त देखने को मिली है, जिससे बैंक की ग्रोथ ट्रैक मजबूत नजर आती है। हालांकि इतने अच्छे आंकड़ों के बावजूद शेयर में गिरावट देखने को मिली, जहां स्टॉक करीब 3% तक गिर गया। इसका कारण ये हो सकता है कि मार्केट पहले से इन ग्रोथ आंकड़ों की उम्मीद कर रहा था, या फिर निवेशक थोड़े सतर्क बने हुए हैं, क्योंकि ये डेटा अभी प्रोविजनल है और आगे इसमें बदलाव हो सकता है। अगली खबर, आरबीआई की 8 अप्रैल की पॉलिसी को लेकर ज्यादातर बड़े इकोनॉमिस्ट्स का मानना है कि इस बार रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं होगा और आरबीआई पॉज मोड में रह सकता है। यानी ना को दरें बढ़ाने की जल्दी है और ना ही तुरंत कटौती की उम्मीद, क्योंकि अभी हालात को समझना ज्यादा जरूरी है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि आरबीआई के सामने इस समय सबसे बड़ी चुनौती है इन्फ्लेशन और ग्रोथ के बीच संतुलन बनाना। महंगाई का खतरा बना हुआ है, खासकर ऊर्जा की कीमतों से, लेकिन साथ ही इकोनॉमी की ग्रोथ को भी सपोर्ट करना जरूरी है। इसलिए आरबीआई बहुत सोच समझकर कदम उठा सकता है। लिक्विडिटी यानी बाजार में पैसे की उपलब्धता को लेकर भी आरबीआई धीरे धीरे बदलाव कर सकता है, ताकि सिस्टम में ज्यादा दबाव न आए। कुल मिलाकर स्थिति थोड़ी जटिल है, जहां ग्रोथ और महंगाई दोनों पर असर पड़ रहा है। इसलिए आरबीआई का फोकस स्थिरता बनाए रखने और साफ कम्युनिकेशन पर रहेगा। अगली खबर, मार्च 2024 में यूपीआई ने नया रिकॉर्ड बना दिया, जहां कुल 22.64 बिलियन ट्रांजैक्शन हुए और वैल्यू 29.53 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई। ये फरवरी के मुकाबले भी साफ बढ़त दिखाता है, जिससे समझ आता है कि भारत में डिजिटल पेमेंट्स का इस्तेमाल लगातार तेजी से बढ़ रहा है।
अगर ग्रोथ की बात करें तो सालाना आधार पर ट्रांजैक्शन वॉल्यूम 24% और वैल्यू 19% बढ़ी है और रोजाना औसतन 730 मिलियन ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अब सिर्फ शहर ही नहीं बल्कि छोटे शहरों और गांवों में भी लोग तेजी से यूपीआई अपना रहे हैं और रोजमर्रा के पेमेंट में इसका इस्तेमाल बढ़ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि यूपीआई अब भारत के करीब 85% डिजिटल ट्रांजैक्शन का हिस्सा बन चुका है और ग्लोबल रियल टाइम पेमेंट्स में भी बड़ी हिस्सेदारी रखता है। इससे साफ है कि ये सिर्फ ट्रेंड नहीं बल्कि एक स्थायी बदलाव है, जहां सिक्योरिटी और भरोसा बनाए रखना आगे सबसे बड़ी प्राथमिकता रहेगा। अगली खबर, सरकार ने अब आसियान देशों से गोल्ड और ज्वेलरी के इंपोर्ट पर सख्ती कर दी है, जिन्हें पहले फ्री कैटेगरी में रखा गया था। अब मोती, हीरे और कीमती धातुओं से जड़ी ज्वेलरी इंपोर्ट करने के लिए लाइसेंस जरूरी होगा, जिससे सस्ते में गलत तरीके से होने वाले इंपोर्ट पर लगाम लगाई जा सके। इस कदम के पीछे एक बड़ा कारण ये है कि पहले कुछ कंपनियां गोल्ड को प्लैटिनम या मिश्रित धातु के रूप में दिखाकर टैक्स का फायदा उठा रही थी। सरकार पहले भी प्लैटिनम इंपोर्ट पर सख्ती कर चुकी है ताकि इस तरह के लूप होल्स बंद किए जा सके और रेवेन्यू का नुकसान रोका जा सके। साथ ही भारत आसियान के साथ बढ़ते ट्रेड डेफिसिट को लेकर भी सतर्क है, क्योंकि इंपोर्ट तेजी से बढ़े हैं जबकि एक्सपोर्ट उतनी तेजी से नहीं बढ़े हैं। ऐसे में ITEGA समझौते की समीक्षा और इंपोर्ट कंट्रोल जैसे कदम ये दिखाते हैं कि सरकार अब घरेलू इंडस्ट्री को बचाने और ट्रेड बैलेंस सुधारने पर फोकस कर रही है। अगली खबर, सरकार ने वेस्ट एशिया में चल रहे तनाव और सप्लाई चेन में आई रुकावट को देखते हुए करीब 40 पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स जैसे मेथनॉल, PDC, PET और पॉलीप्रोपिलीन पर इंपोर्ट ड्यूटी हटा दी है, जिससे इंडस्ट्री को तुरंत राहत मिल सके। ये फैसला अस्थायी है और 30 जून 2026 तक लागू रहेगा। इस फैसले से सरकार को करीब 18,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू नुकसान हो सकता है, लेकिन इसका मकसद इंडस्ट्री को बचाना और उत्पादन को स्थिर रखना है। यानी सरकार ने फिस्कल लॉस लेकर इकोनॉमी और मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करने का रास्ता चुना है। सबसे बड़ा फायदा उन सेक्टर्स को मिलेगा जो इन कच्चे माल पर निर्भर हैं, जैसे प्लास्टिक पैकेजिंग, टेक्सटाइल, फार्मा और ऑटो सेक्टर। सस्ता रॉ मटेरियल मिलने से कंपनियों की लागत कम होगी, जिससे मार्जिन सुधर सकते हैं और प्रोडक्ट की कीमतों पर भी दबाव कम होगा। हालांकि निवेशकों के लिए ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कदम ग्लोबल अनिश्चितता, खासकर मिडिल ईस्ट संकट के कारण लिया गया है, यानी आगे भी वॉलेटिलिटी बनी रह सकती है। इसलिए ऐसे सेक्टर्स में निवेश करते समय सिर्फ शॉर्ट टर्म लाभ नहीं बल्कि लंबे समय की स्थिरता और डिमांड को भी ध्यान में रखना जरूरी है। अगली खबर, सेबी ने एक नया प्रस्ताव दिया है जिसमें अब डिजिटल वॉलेट्स और गिफ्ट कार्ड्स के जरिए म्यूचुअल फंड में निवेश किया जा सकेगा। इसका मकसद निवेश को आसान बनाना है, खासकर उन लोगों के लिए जो पहली बार निवेश शुरू करना चाहते हैं। इस सिस्टम में 50,000 रुपए प्रति वित्त वर्ष की लिमिट होगी और पैसा सिर्फ वेरीफाइड बैंक अकाउंट से ही आएगा, जिससे फ्रॉड का खतरा कम रहेगा। साथ ही अगर गिफ्ट किया गया निवेश 1 साल तक इस्तेमाल नहीं होता तो पैसा अपने आप वापस भेजने वाले के खाते में चला जाएगा। निवेशकों और कंपनियों दोनों के लिए ये बड़ा मौका बन सकता है, क्योंकि अब म्यूचुअल फंड को गिफ्ट या रिवॉर्ड के रूप में इस्तेमाल किया जा सकेगा। इससे टियर 2-3 शहरों में नए निवेशक जुड़ सकते हैं और कॉर्पोरेट गिफ्टिंग के जरिए मार्केट में फ्रेश मनी